नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो गोल्डन वे इन्वेस्टमेंट के इसमें आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम वेल्थ क्रिएशन डे मना रहे हैं और वेल्थ क्रिएशन डे के मौके पर हम आपको बताएंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के गोल्डन वेज क्या हैं। और चूंकि आपको याद होगा, मार्च 2020 का वो महीना जब शेयर बाजार में बड़ा भूचाल मचा था, बड़ी गिरावट आई थी। हालांकि माना यह जाता है कि जब शेयर बाजार में तेज गिरावट आती है तो गोल्ड की चमक बढ़ जाती है, और हुआ भी। आप याद कीजिए कि 2020 में गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच किया था, 56,000 के ऊपर गया था भाव। लेकिन मार्च से हम कंपेयर कर रहे हैं तो मार्च 2020 से अब तक आपको गोल्ड में 25% का रिटर्न मिला है और चांदी में आपको 78% का मुनाफा मिला है। सवाल यह है, मतलब आज का हमारा मकसद यह है वेल्थ क्रिएशन डे मनाने का, कि हम आपको यह बता पाएं कि जब भी बाजार में कोई बड़ी गिरावट आती है तो उस वक्त आपकी प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की क्या होनी चाहिए। क्या जब बड़ी गिरावट आए तो आपको पैनिक हो जाना चाहिए, और अगर आप निवेशित हैं पहले से तो क्या आपको निकल जाना चाहिए, या फिर आपको उस वक्त धैर्य से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे और लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा मुनाफा बने। इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी एक्चुअली होनी क्या चाहिए। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा है। हमारे साथ हैं नवीन माथुर आनंद राठी के, हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के, और साथ ही रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मेहता जी हम गोल्ड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड को हमेशा मुसीबत का साथी माना जाता है। 2008 की मंदी हम सबको याद है, जब निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ गए थे। उस दौरान गोल्ड इन्वेस्टमेंट का हीरो बनकर सामने आया था और 25 से 30% का मुनाफा निवेशकों को मिला था। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा, क्योंकि जी बिजनेस ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, वेल्थ क्रिएशन डे हम लोगों ने आज शुरू किया है, ताकि हम निवेशकों को अवेयर कर पाए कि आपकी निवेश की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो आप जरा बताएं सर, गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गोल्ड का मार्केट जो 2020 में हमने देखा था, उसके बाद 25% की तेजी आई है। हालांकि बीच में दाम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी हुए। आपके हिसाब से उस गिरावट पर, या यूं कहें कि जब बहुत ज्यादा उठापटक मार्केट में होता है, उससे गोल्ड के इन्वेस्टर को क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, मेरा हमेशा से ही ये कहना है कि जितने भी गोल्ड के जो भी इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें बिल्कुल एसआईपी का माध्यम चुनना चाहिए। आपको किसी वॉलेटिलिटी देखने की जरूरत नहीं है। हमने लगातार ये देखा है गोल्ड मार्केट के अंदर कि यदि आप डॉलर और रुपी को ले ले तो रुपयों में लगातार गिरावट आती रहती है। हमने देखा है कि रुपया आज से कई साल पहले हमने 46 रुपया देखा था, फिर 60 रुपया हुआ, 70 75 के आसपास अब ये एक स्टेगनेंसी पे आ गया है। तो जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, तो हमारे यहाँ तो रुपया गिरने ही वाला है, क्योंकि गोल्ड पूरा इंपोर्ट होता है, ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है। तो यहाँ तो भारतीय बाजारों में गोल्ड के दाम आपको हमेशा बढ़े हुए ही नजर आएंगे। कुछ एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब शायद उसमें एक स्टेगनेंसी मेंटेन होती है। चाहे इंटरनेशनल बाजार में गोल्ड के दाम ज्यादा बढ़े या न बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय बाजारों में रुपए की गिरावट की वजह से गोल्ड के दाम बढ़ते ही रहते हैं। तो मेरा सभी इन्वेस्टरों को, सभी कंज्यूमर को मेरी यही राय होगी कि आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आपको बिल्कुल वॉलेटिलिटी देखने की जरूरत नहीं है। आप पूरा अपना जो फोकस है वो 5 साल से 10 साल के बीच में गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पर लगाएं, और महीने टू महीने इन्वेस्ट करें या क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करें। और आप बुलियन खरीदे, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदे, गोल्ड ईटीएफ में निवेश करें। बहुत सारे विकल्प है, डिजिटल गोल्ड है, वहां आप निवेश करें। ज्वेलरी खरीदें, क्योंकि अब तो ज्वेलरी भी हॉलमार्क आती है। तो आप इस प्रकार से निवेश करते रहें तो आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत बड़ा उसमें मुनाफा जरूर मिले। करें कि धीरे धीरे एसआईपी की तरह गोल्ड में आप पैसा लगाते रहें और लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा पैसा गोल्ड में बन सकता है। नवीन माथुर जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर आप तो इस मार्केट को बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप जरा बताइए कि एक गोल्ड के इन्वेस्टर को अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइस, फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म का नज़रिया, इन तीनों पर किस तरह से फोकस करना चाहिए ताकि लंबे समय के लिए आप एक अच्छा गोल्ड का इन्वेस्टर बन पाए?
Mrityunjay, thank you very much. सबसे पहले and congratulations to your team to celebrate this wealth conclave on your channel. जैसा हमने पहले सुना, मैं भी उसी बात को मानता हूं कि हमें स्टैगर्ड वे से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. गोल्ड को कभी भी मृत्युंजय हमने रिटर्न पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए. सबसे पहला ये पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा. एसेट क्लास है जरूर गोल्ड, पर हमने कभी उसको रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखा तो वी माइट गेट डिसअपॉइंटेड. उसको हमेशा डाइवर्सिफायर के जैसे हमें देखना चाहिए गोल्ड को. और डाइवर्सिफायर का मतलब ये है कि अगर बाकी एसेट क्लास काम नहीं करेंगे तो गोल्ड काम करेगा. गोल्ड इज अ रिस्क एवर्स एसेट क्लास. इट वर्क्स वेल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी. और कई इंस्टेंसेस ऐसे हमने कुछ सालों में देखे हैं कि जहां पे 2008 में चाहे बात करें, 2009 में बात करें, 2010 और 11 में जब यूरोजोन क्राइसिस था तब बात करें, जब भी कुछ अनसर्टेनिटी या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनती है तो गोल्ड परफॉर्म करता है मच बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास. आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी 2020 में जब सारे रिस्क एसेट्स डाउनफॉल में थे, नेगेटिव रिटर्न्स थे, गोल्ड टच्ड ऑल टाइम हाई. तो मेरा हमेशा से हर एक इन्वेस्टर को इस इंडस्ट्री में कहने का यही है कि आप गोल्ड को हमेशा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर की तरह देखें, रिटर्न पर्सपेक्टिव से ना देखें. स्टैगर्ड वे में हमेशा इन्वेस्ट करें गोल्ड के अंदर. और स्टैगर्ड वे का मतलब ये है कि हर एक महीने जो भी आपकी क्षमता है, जो आपको जिस तरह से ठीक लगता है, इन्वेस्ट करिए गोल्ड में, सो दैट यू एक्यूमुलेट the amount in this particular asset class over a period of time, get the benefit of the rupee cost averaging also, and therefore have that particular asset 10 से 15% ये एसेट जो है गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए. तो आप करें कि एक डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को और उसके तौर पर गोल्ड को देखें, तब आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ये माना जाएगा. लेकिन अब रविंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, अब जरा आप बताएं कि गोल्ड में पहले तो हम एक एक करके बात करते हैं. एक तो हमने बात कर लिया कि क्या किस तरीके से करना चाहिए. दूसरा, जब आप गोल्ड में पैसा लगाते हैं तो आप एक बहुत लंबे वक्त के लिए एक फंडामेंटल भी गोल्ड का देखते हैं, समझते हैं कि आगे का फ्यूचर गोल्ड का ब्राइट है या नहीं. तो अगर मैं आपसे फंडामेंटली पूछूं कि गोल्ड का मार्केट अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है क्या, बेशक लॉन्ग टर्म के लिए ही, तो आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मेरे हिसाब से गोल्ड में अभी हमें दो फैक्टर देखना चाहिए. एक तो जो फेड मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट्स, आई थिंक ये एक फर्स्ट फैक्टर है. और सेकंड जो टेम्पररी फैक्टर है वो रशिया यूक्रेन है. तो मेरे हिसाब से रशिया यूक्रेन का जो फैक्टर है वो टेम्पररी है, क्योंकि उसका जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी इरोड हो जाएगा अगर कोई भी रेजोल्यूशन आता है. हमने ये तभी भी देखा जब भी गोल्ड 2075 के आसपास चला गया था और उसके बाद थोड़ा सा रेजोल्यूशन का बाद चला और गोल्ड में $150 का एक फॉल आया. तो मेरे ख्याल से ये टेम्पररी है. लेकिन जो परमानेंट आई वुड से जो लॉन्ग टर्म फैक्टर है वो फेड को लेके है और फेड की इंटरेस्ट रेट को लेकर है. इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. अगर हम फेड का जो डेट देखे तो डेट इज अराउंड $30 ट्रिलियन, जो कि बहुत बड़ा है. और 1970s में अगर हम देखें, 1970s में जब भी इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया था, वो टाइम पे इनका जो डेट था वो अराउंड 30% ऑफ जो जीडीपी टू डेट टू जीडीपी था, दैट वाज 30%. और अभी अगर हम देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 120%. तो आई थिंक फेड को एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. और अगर हम हिस्टोरिकली देखें, लाइक हम सब कहते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड में एक हिट आ सकता है. लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें 1970, अर्ली 1970, लेट 1970, 2006, 2015, जब भी फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उसके बाद गोल्ड ने एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई है. तो आई थिंक जो सब लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से गोल्ड नीचे आएगा, आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, विच इज व्हाट द हिस्ट्री इज टेलिंग. तो मेरे हिसाब से अगर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता भी है तो भी आई थिंक द रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव ही रहेगा. जैसे फेड ने इस बार कहा था कि दे माइट गो फॉर अ 6 इंटरेस्ट रेट हाइक. अगर 6 इंटरेस्ट रेट हाइक भी करते हैं ये साल में, तो भी जो रियल इंटरेस्ट रेट है जो कि अराउंड -2.9 के आसपास है,
वो स्टिल दैट विल बी नेगेटिव एंड दैट विल बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड नेगेटिव फॉर डॉलर। डॉलर में बहुत ही जल्द हम एक फॉल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है गोल्ड में वो अभी भी पॉजिटिव है। ओके, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी हो सकता है, राइट सर, वोलेटिलिटी के चलते हम थोड़ा बहुत करेक्शन देख सकते हैं, बट आई थिंक फंडामेंटल इट इज स्टिल वेरी वेरी। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल वो मजबूत हैं। अब मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल की हम बात करते हैं तो एक तरफ फेड का ब्याज दरें बढ़ाना है जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई है अमेरिका की जो कि 40 साल में सबसे ज़्यादा है। आगे और उसको लेकर चुनौती रहेगी सामने। यूके में काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, तो महंगाई ग्लोबली गोल्ड के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है। तो एक सपोर्टिव फैक्टर है, एक गिरावट वाला फैक्टर है। तो आपके हिसाब से इन दोनों फैक्टर में से ज़्यादा इम्पैक्ट हम गोल्ड मार्केट पर लॉन्ग टर्म में किस पर देखेंगे, किस फैक्टर का? नमस्कार मृत्युंजय जी, मैं यहाँ पे रविंद्र की बात से काफी हद तक सहमत हूँ और ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी है उसका ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ सोने पे नहीं देखने को मिलेगा और जो सपोर्ट रहेगा वो महंगाई का रहेगा। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो आगे आने वाली बड़ी चुनौती रहेगी और वो गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। दूसरी ओर एक और मुख्य बात, जिस तरह से हमने यूएस के बॉन्ड यील्ड में बढ़त आते हुए देखी है, तो कहीं ना कहीं यूएस में जो एक रिसेशन देखने को मिल सकता है इतनी ऊंची बॉन्ड यील्ड के ऊपर, तो वो भी आने वाले समय में यहाँ सोने की कीमतों को सपोर्ट करेगा। तो ओवर द लॉन्गर पीरियड मेरा मानना है कि यहाँ पे जो प्रीशियस मेटल्स है वो काफी हद तक पॉजिटिव रहेंगे और एक अच्छी जो बढ़त है अगले 1 से 2 वर्षों में यहाँ सोने में देखने को मिलेगी। मृत्युंजय जी, तो मतलब हमने पहले राउंड की चर्चा में ये बात साफ हो गई है। एक तो ये चर्चा हमने की कि तरीका क्या होना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का, तो मेहता जी ने बताया कि आप एसआईपी की तरह करें। नवीन जी ने कहा कि आप फंड को मतलब गोल्ड को एक डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट के तौर पर करें, और फंडामेंटल हमने जान लिया, फंडामेंटल मजबूती के हैं। तो अब तीसरा मुद्दा ये बचता है कि जब फंडामेंटल मजबूत हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो तीसरा सवाल ये है कि कैसे करना है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं और सबसे अच्छा विकल्प गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का है क्या। तो पहले तो आपको बताते हैं कि जो 4-5 महत्वपूर्ण विकल्प हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के वो क्या क्या है, और फिर हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि इन विकल्पों में से ज़्यादा बेहतर विकल्प कौन सा है। तो पहला विकल्प देखिए गोल्ड। अब एक नया ट्रेंड ये आया है कि गोल्ड ज्वेलरी को भी लोग एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले लें, यूज़ भी कर लें और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया। दूसरा है कि आप स्पॉट का गोल्ड ले लें, गोल्ड का कॉइन ले लें या गोल्ड का बार ले लें, क्योंकि इसमें आपको मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, इसको भी आप ले सकते हैं। तीसरा ये है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है सरकारी गोल्ड बॉन्ड, उसमें आपको 2.5% का ब्याज भी मिलता है, गोल्ड रखने का झंझट भी नहीं है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी है। चौथा है गोल्ड ETF। अगर आप डिजिटल गोल्ड लेना चाहते हैं तो गोल्ड ETF भी है और ई गोल्ड भी है। तो ये 5 अच्छे तरीके विकल्प हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के। अब मेहता जी, आप जरा बताएं कि इन 5 विकल्पों में से अगर मैं आपसे पूछूं, आपके हिसाब से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि सबसे बेहतर है गोल्ड में पैसा लगाने का? देखिए, सबसे बेहतरीन विकल्प यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से के जरिए पैसा लगाइए, ये सबसे बेहतरीन विकल्प है। और यदि आप कंज्यूमर हैं और आप ज्वेलरी ज्वेलरी खरीदे, वो एक बेहतर विकल्प है। जब आप फिजिकली बुलियन खरीदते हैं तो आपको उसमें जीएसटी देना पड़ता है, फिर जब आप उसको बेचने जाएंगे तो भी आपका जीएसटी का उसमें नुकसान होता है। तो आपको ये तय करना है कि हमें कितने अवधि के लिए हमें ये इन्वेस्टमेंट करना है या कितने अवधि के लिए हमें कॉइन को ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं ये मानता हूं यदि आप लंबी अवधि के लिए जाना चाहते हैं तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रखिए। यदि आपको थोड़े दिनों में बुलियन को कन्वर्ट करना है ज्वेलरी में, तो आप पहले बुलियन खरीदिए और उसके बाद उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कीजिए, या ETF खरीदिए और उसके बाद ETF को एनकैश करके ज्वेलरी में कन्वर्ट कीजिए। और यदि आपको इमीडिएटली ज्वेलरी की जरूरत है तो आप उसको ज्वेलरी में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये जो अवधि है, आपको कितने दिनों के अंदर गोल्ड को या गोल्ड की ज्वेलरी को इस्तेमाल करना है, या उसे सिर्फ आप अपने कबोर्ड के अंदर ही रखना चाहते हैं या अपने डीमैट में ही रखना चाहते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करेंगे। वैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतरीन विकल्प इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका जीएसटी नहीं लगता है और उसके साथ साथ उसके जो रिडम्पशन के ऊपर आपको कैपिटल गेन पे कोई टैक्स भी नहीं लगता है, और ये एक्सचेंज में लिस्टेड भी होते हैं, तो आप कभी भी इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। हालांकि आप उसको प्री मैच्योर रिडम्पशन करें या प्री मैच्योर बेचें तो उस पर टैक्स जरूर लगता है। सिल्वर ETF भी उसी प्रकार का एक बढ़िया विकल्प।
अब नवीन जी, मैं अगर आपसे पूछूं सर, आपके हिसाब से एक छोटे इन्वेस्टर को जो इक्विटी में भी पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड में भी लगाता है और गोल्ड में भी लगाना चाहता है, उनके लिए कौन सा तरीका सर गोल्ड में पैसा लगाने का बेहतर तरीका है आपके हिसाब से? मृत्युंजय, जैसे मेहता जी ने कहा, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रहेंगे। जो बेनिफिट्स उन्होंने बताया, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कि इनका लॉक इन पीरियड है और इनका जो टेन्योर है वो थोड़ा लंबे अवधि का रहता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप चाहते हैं, अब इसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप बहुत छोटे अमाउंट से बहुत बड़े अमाउंट तक अमाउंट लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होराइजन रख के कुछ करना चाह रहे हैं गोल्ड में, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से बेटर कोई चीज नहीं है। अगर डिजिटल वे में देखा जाए, आजकल डिजिटल गोल्ड भी बहुत ज्यादा फर्म्स देती हैं, मतलब कि प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। पर मेरा मानना ये है कि जो बेस्ट सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो गोल्ड ईटीएफ्स हैं मृत्युंजय। बहुत ईज टू ट्रेड है, आप अपने आप ही ऑनलाइन खरीदी बेची कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स जैसा है, पर एट द सेम टाइम ईज ऑफ ट्रांजैक्टिंग can help you to invest in gold without going here and there. The third option, which is anyway the physical gold, is for somebody who's interested to buy in jewelry. But उसके costs काफी हद तक बहुत बड़े रहते हैं मृत्युंजय। Storage cost, making charges, all that leads to high cost of acquiring gold and jewelry form. So bars, coins, I would recommend, but physical से दूर रहें। डिजिटल का जमाना है, तो मेरे ख्याल से डिजिटल ETFs, गोल्ड ETF and sovereign gold bonds would be the best option for all category of customers who want to invest and part their investable surplus in gold in this asset class. आप भी कह रहे हैं कि फिजिकल के मुकाबले अगर आप डिजिटल गोल्ड में जाते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बनेगा। रविंद्र जी, आप जरा बताएं, आपके हिसाब, आप चूंकि फ्यूचर मार्केट को भी ट्रैक करते हैं, हालांकि फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा टफ होता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई, एक तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात हो रही है, फिजिकल गोल्ड की बात भी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और तरीके से गोल्ड में पैसा लगाना हो, और कोई ऑप्शन है क्या आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मृत्युंजय, फ्यूचर्स मार्केट तो है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट प्योर ट्रेडर के लिए है। लेकिन MCX पर गोल्ड पेटल भी ट्रेड होता है, जिसमें आप 1-1 ग्राम का डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन उसमें आई थिंक कॉस्टिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है। तो मेरे हिसाब से भी आई थिंक जो मेन क्राइटेरिया होना चाहिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, वो आपका लिक्विडिटी। अगर सपोज लिक्विडिटी आपका हाई लिक्विडिटी है, हाई लिक्विडिटी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट में, तो आई थिंक ETF या फिर म्यूचुअल फंड से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आपका जैसे लॉन्ग टर्म होराइजन है, जैसे नवीन जी और मेहता जी ने भी बताया, तो आई थिंक गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। तो मेरे हिसाब से दैट शुड बी द इम्पोर्टेंट फैक्टर। और दूसरा, अगर आपको SIP के राउट से अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि बहुत बेहतर ऑप्शन है, आई थिंक देन ETF और म्यूचुअल फंड से ही, फंड ऑफ फंड से ही आप कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ट्रांचेस आते हैं और ट्रांचेस के हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपका लिक्विडिटी और सेकंड आपका जो राउट है, वेदर इट इज SIP और आपको रैंक करना है, आई थिंक दैट विल डिपेंड। तो मेरे हिसाब से भी ETF, म्यूचुअल फंड्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर द बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, चलिए इस सवाल को थोड़ा और नैरो करते हैं और इसको और क्लियरली पूछते हैं। मनोज जी, आप बताइए कि मान लीजिए अगर मैं हर महीने 5,000 या 10,000 रुपए लगाना चाहता हूं गोल्ड में, तब मुझे क्या लेना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय जी, एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। आपने 5,000 शायद बड़ा अमाउंट बोला, बहुत सारे छोटे निवेशक होते हैं जो शायद 100 रुपए भी लगाना चाहेंगे। तो जो ऐसे निवेशक जो काफी छोटे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ETF बहुत अच्छा माध्यम है। 50 रुपए के छोटे इन्वेस्टमेंट से भी निवेश किया जा सकता है। दूसरा, जो छोटी अवधि के निवेशक हैं, उनके लिए भी गोल्ड जो ETF है वो काफी बेहतर है, मोस्ट लिक्विड है और ईज ऑफ हैंडलिंग भी उसमें होता है। और कभी भी उसको आपको जब जरूरत हो तो आप उसको बेच के निकल सकते हैं, या आप उसको बेच के फिजिकल गोल्ड में भी जो है मार्केट से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नो डाउट जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, उसके लिए जो भारत सरकार का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो बेस्ट ऑप्शन है। वहां पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है
और लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं होता है, जैसा कि मेहता जी ने डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो छोटे और छोटी अवधि के निवेशक हैं वो गोल्ड ईटीएफ के थ्रू जाए, और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं या जो बड़ा निवेश करना चाहते हैं वो यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को प्रेफरेंस दे सकते हैं मृत्युंजय। ठीक है, अब मेहता जी एक सवाल मेरा आपसे और, क्योंकि ये कम से कम जो हमारे दर्शक हैं, खास करके जो महिला दर्शक हैं, उनके मन में भी ये आता है कई बार कि जब हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको मेकिंग चार्ज ज़्यादा लगता है और जब आप बेचने जाते हैं तो मेकिंग चार्ज आपको मिलता नहीं है और स्टोरेज का अलग आपको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इसके लिए एक नया नज़रिया ये आया है, एक बड़े एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी ज्वेलर से, उनका कहना था कि जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, और आप मानिए कि जो मेकिंग चार्ज है वो आपका एक इंश्योरेंस है। वो उनका तर्क ये था कि जब आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो और गोल्ड का क्वाइन खरीदेंगे, तो मान लीजिए 50,000 पे आपने गोल्ड का क्वाइन खरीदा और 50,000 पे ज्वेलरी भी खरीदी आपने, तो अगर 60,000 भाव हो गया तो आप गोल्ड का क्वाइन बेच देंगे, उसमें कोई आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। लेकिन ज्वेलरी आप बेचने नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा, और जब आप अपनी वाइफ से कहेंगे कि क्या ज्वेलरी बेच दूं क्या, तो वाइफ पूछेगी ये स्थिति आ गई क्या ज्वेलरी बेचने वाली, तो आप ये हिम्मत नहीं करेंगे, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। पता चला 1 लाख पर भी आप ज्वेलरी नहीं बेच रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी ठीक है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल कह दूं कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे सोना खरीदने की बात आती है तो जरूर अपनी पत्नियों का कहना माने, अपने घर में महिलाओं का कहना माने, तो ही आप सोने में निवेश कर सकते हैं, वरना आप निवेश कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर जो पुरुष प्रधान जो पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है वो एक इक्विटी मार्केट की तरफ जाती है, लेकिन जो महिलाओं में, भारत में जो खास तौर पे महिलाओं में पैशन है, और उसी की वजह से हमारे यहाँ पे साल का हम 1000 टन सोने का कंजम्पशन करते हैं। जो आप मेकिंग चार्जेस देते हैं तो आप ज्वेलरी पहनकर वो महिला अपना श्रृंगार भी रचती है, तो वो अगर आप 10% मेकिंग चार्ज दे रहे हैं तो आपकी, तो वो जो महिला है वो पूरे साल भर बरसों बरस उस श्रृंगार को सजो के रखती है, तो उसके लिए वो 10% कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं इसको इंश्योरेंस नहीं कहूंगा, मैं तो बल्कि इसको कहूंगा कि ये महिला के श्रृंगार की कॉस्ट है और उसको किसी भी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि ज्वेलरी जो है, हमारा जो कल्चर है वो ज्वेलरी पहनने का है, किसी गोल्ड कॉइन को लेकर घूमने का नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कर दीजिए, लेकिन आप बिल्कुल डिसाइड करिए कि हमें कितना 30% इन्वेस्टमेंट करना है, 70% ज्वेलरी, और इसीलिए भारत देश में 30% इन्वेस्टमेंट होता है टोटल सोने की खपत का। आप बात ठीक कह रहे हैं कि आप एलोकेशन अपने हिसाब से कर लें, और लेकिन जो भी करें एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग आपकी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की अच्छी हो सकती है। फंडामेंटल बहुत मजबूत है, आप पैसा लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका, मेहता जी आपका, मनोज जी आपका और रविंद्र जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पर बात करने के लिए।